नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश बीच बाजार में। मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट की स्थिति पर नजर डालें तो एक फ्लैटिश रुझान देखने के लिए मिल रहा है इस समय। मेरे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सीनियर वीपी ऑफ रेलिगेयर रिसर्च जुड़ चुके हैं, मिस्टर रवि सिंह, दर्शकों की काफ़ी चहेते हैं। रवि सर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच सर। मुझे लग रहा था कि आप थोड़ा, शायद आपने बताया मॉर्निंग में कि थोड़ा सा 5 मिनट लेट हो जाएंगे, लेकिन आज देखिए माता रानी ने एक बहुत अच्छा काम किया कि आज नवरात्रि का दिन है तो सड़कें काफ़ी खाली हैं। मैं भी जब आ रहा था तो सर मुझे भी लग रहा था कि आज 1 घंटा लगेगा, लेकिन आज 45 मिनट में अपना जर्नी पूरी हो गई। रवि सर, मैंने कुछ रिजल्ट्स पर बात की है, लेकिन अब मैं बाजार के उस दिग्गज की बात करूंगा जिसका नतीजों का इंतजार सभी को है। 14 अक्टूबर यानी कि सोमवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे आएंगे। सर, इसके रेवेन्यू में देखें तो करीब 4% का जंप देखने के लिए मिलेगा। 2,40,500 करोड़ रुपए की एक्सपेक्टेशन है। 2,31,900 करोड़ के रेवेन्यू से बढ़कर प्रॉफिट 11% जरूर गिरता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि इस बार इनका जो ऑयल और गैस वाला बिजनेस है वहां से थोड़ा सा डेंट लग सकता है, क्योंकि क्रूड ऑयल में जो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन है वो $3.7 पर बैरल सिंगापुर के पहुंच गए थे, करीब $8 से गिर के, जिसकी वजह से इनके जो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन होंगे इनके भी करीब $1 पर बैरल तक गिरते हुए दिखाई देंगे। वॉल्यूम ठीक है, क्योंकि क्रूड ऑयल का जो एवरेज प्राइस था वो $80 के आसपास रहा इस क्वार्टर में। गैस का वॉल्यूम ठीक है, पेटकेम से वॉल्यूम ठीक आ सकता है। जो जियो प्लेटफॉर्म है, जो इनकी टेलीकॉम आर्म है, उसने 4 जुलाई से रेट भी बढ़ाए थे, तो उसका एक इम्पैक्ट आरपीयू पर पॉजिटिव साइड पर देखने के लिए मिलेगा। रिटेल कारोबार ठीक ग्रोथ करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं केवल और केवल जो जीआरएम का खेल है वो थोड़ा सा कंपनी के प्रॉफिट्स को डेंट करेगा। सर, कैसे देख रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज को? कैसे स्ट्रेटेजी प्ले आउट करनी चाहिए, कंसीडरिंग कि बोनस की अनाउंसमेंट भी आ सकती है? पहले तो विवेक जी बहुत बहुत धन्यवाद, और बिल्कुल आपने सही बात कही। आज माता रानी ने कहा कि आज किसी को लेट नहीं होना, आज अच्छे चोखा प्रॉफिट लेना है, और आज का दिन आपके लिए अच्छा हो, शुभ हो, नवरात्रि का दिन। पहले तो ये मैं मनोकामना करता हूँ। और रिलायंस की जहाँ तक बात की जाए, फंडामेंटल नंबर्स की बात की जाए, तो देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि अच्छी बात, सबसे अच्छी बात ये है ना कि ये 3,000 से नीचे मिल रहा है। अब 3,000 से नीचे मिलने का मतलब ये है कि ये ऑलरेडी जो आपने अभी थोड़ा सा जो नेगेटिव हो सकता है उसका इम्पैक्ट यहाँ पर हो चुका है, यानी कि 2750 2740 जो लेवल्स चल रहे हैं ये अट्रैक्टिव लेवल्स हैं। बहुत डिप आएगा तो 26 तो डिप आ सकता है, लेकिन उस डिप की तुलना में अगर आप बैठे रहेंगे तो शायद हो सकता है एंट्री ना हो। तो बेटर है कि आप करंट लेवल, यानी कि जो अभी 2750-60 के बीच में चल रहा है, यहाँ पर धीरे धीरे करके पार्शियली एंट्री 30-40% बढ़ा लीजिए, 2700 पे बढ़ा लीजिए, 2650 पे बढ़ा लीजिए, और 2600 का एक स्टॉप लॉस डाल के बने रहिए। कहाँ तक जाएगा? अगर 6 महीने का व्यू, 8 महीने का व्यू है तो वापस से 3,000 और 3200 तक के लेवल दिखाई देंगे। और रही बात की बोनस, देखिए बोनस भी में स्टॉक जरूर गिर जाता है, लेकिन आप पहले लिए हों तो वो कम से कम कैश इन हैंड भी आता है। तो फिलहाल स्टॉक अच्छा है, और फंडामेंटली देखा जाए तो यहाँ पर जो डिस्काउंट है वो दिख रहा है, थोड़ा और करेक्शन हो सकता है। तो बेस्ट लेवल 2750 के नीचे बाय करना शुरू करें। बिल्कुल, तो 2750 के नीचे इसको बाय करना शुरू कर दें, और 2750 के आसपास ही अभी चल भी रहा है, 2748 चल रहा है, तो यहाँ पर बाय करना शुरू कर सकते हैं इस पर। रवि सर, परसों GTPL हैथवे के रिजल्ट्स आए थे, कल डेन नेटवर्क के रिजल्ट आए थे, आज जस्ट डायल और हैथवे के रिजल्ट्स हैं, और रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा के रिजल्ट्स हैं। मंडे को आलोक इंडस्ट्री और रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे हैं। रवि सर, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा और हैथवे दोनों ही रिलायंस ग्रुप की कंपनियां हैं, इन दोनों पर आपका व्यू सर? क्योंकि ये शेयर एक रेंज में फंसे हुए, चलते कम हैं ये। देखिए चलते कम है, लेकिन स्पेकुलेशन भरपूर देखने को मिलता है विवेक जी। और इस समय अगर मैं रिलायंस इंफ्रा की बात करूं तो जो पिछले जो रैली आई है उसके बाद से शायद हिम्मत थोड़ी छूट गई है, क्योंकि जो तेज़ी है वो कहीं ना कहीं से ऐसा लगता है कि कुछ ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ी आ चुकी है। तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स पर फिलहाल फ्रेश बाय ना करें, प्रॉफिट बुक करने की थोड़ी जल्दबाजी भी करें यहाँ पर, और 70-80% यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मैक्सिमम जो अभी मोमेंटम है वो 1220 के आसपास आते हुए थकता हुआ सा नजर आ जा सकता है। और दूसरे स्टॉक की बात करें हैथवे की, देखिए 2-3 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें अगर आप जाएंगे तो जलेंगे, नहीं जाएंगे तो बचे रहेंगे। देखने में अट्रैक्टिव होगा, जब आप लेंगे तो गिरना शुरू हो जाएगा, जैसे ही आप उसको बेच देंगे वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये आपने बहुत अच्छे से ट्रेंड देखा होगा, उसमें हैथवे भी आता है। आप 20 पे खरीद लीजिए, कल ही 17 रुपये आ जाएगा, आप छोड़ दीजिए कल ही 22 रुपये आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं से आप पे नज़र रखा हुआ है। फिलहाल हैथवे और डिश टीवी ये 2 स्टॉक्स हैं जिन्हें मेरे हिसाब से फंडामेंटल नंबर्स पर फिलहाल अवॉइड रखना चाहिए। और बहुत से स्टॉक्स हैं जो अच्छे अच्छे रेट्स पर मिल रहे हैं, 20 रुपये देख के बाय मत करिए, फिलहाल रुकना चाहिए।
बिल्कुल 20 रुपये देखकर अट्रैक्ट नहीं होना, क्योंकि ये काउंटर काफ़ी रेंज में फंसा हुआ है और लोगों को कभी प्रॉफिट दे नहीं पा रहा है। सर ने बिल्कुल ठीक बताया, ठीक तरीके से बता दिया। एक्सरे पर स्टॉक एक्सरे हम बात करेंगे आज बैंकिंग स्पेस में, जहां पर कि बैंकों के नतीजे आते हुए दिखाई देंगे और इनका एक इम्पैक्ट भी हमें जनरली काउंटर्स पर देखने के लिए मिलता है। प्री रिजल्ट, पोस्ट रिजल्ट रिएक्शन होता है। तो बैंकिंग शेयर में अगर हम देखें तो एक्सिस बैंक के नतीजों से शुरू करते हैं, जिसके नतीजे सबसे पहले आते हुए दिखाई देंगे दिग्गज बैंकों में। 17 अक्टूबर को ये नतीजे होंगे। बैंक की अगर नेट इंटरेस्ट इनकम में देखें तो करीब 11% का जंप और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में करीब 13% का जंप देखने के लिए मिल सकता है। मैं एक एक करके सभी काउंटर्स पर डिस्कस करता जाऊंगा रवि सर से। एक्सिस बैंक सर, कैसा दिख रहा है आपको? 11% का जंप एनआईआई, 13% का जंप प्रॉफिट में, क्या करें सर? देखिए, आपके स्टॉक एक्सरे में तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पूरे प्रोग्राम को ज़रूर वॉच करके चलिएगा, क्योंकि मैं आपकी एक रैंकिंग भी बताऊंगा एक्सिस, आईसीआईसी और कोटक में कौन जीतेगा। पेयर ट्रेड करना है तो उसके लिए भी, लेकिन वो लास्ट में बात करेंगे। फिलहाल एक्सिस की बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि स्टॉक जो है वो 3 महीने में 10% करेक्ट हुआ है और अपने हाइज से एक साल में 15% जो रिटर्न आपको 25% मिल रही थी वो 15% मिल रही है। और लेकिन अभी नंबर्स की बात की जाए तो एक पॉजिटिव ट्रेंड में है, थोड़ा करेक्शन आ सकता है। करेक्शन कितना आ सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा 1100-1120 के आसपास के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पे कितना जाएगा? 1250 के टारगेट यहाँ पर आते हुए अचीव होते हुए नज़र आ सकते हैं। फिलहाल फंडामेंटल नंबर्स काफ़ी नॉर्मल है। नंबर्स का इम्पैक्ट देखा जाए तो डिप पे खरीदारी की राय बनती है। बिल्कुल, मैं इनके क्यू ऑन क्यू नंबर भी बता देता हूँ। क्यू ऑन क्यू में भी करीब 10% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है और एनआईआई में करीब 1.3% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है और क्यू ऑन क्यू और प्रॉफिट में भी करीब 10% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ठीक ही रहेगा, डबल डिजिट में रहेगा वाई बेसिस पर। तो सर ने बता दिए कि कौन सी आपको रेंज रखनी है एक्सिस बैंक पर। सर, दूसरा बैंक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसकी जनरली कम बात होती है, लेकिन इसमें एक खबर और भी जुड़ी हुई है कि हो सकता है कि इसको जो बैंकिंग लाइसेंस के लिए जो इसने आवेदन दिया हुआ था उस पर कुछ क्लैरिटी मैनेजमेंट अपनी कॉन कॉल में देता हुआ दिखाई दे। इसके रिजल्ट्स प्राइवेट बैंक्स में वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। 23 अक्टूबर को रिजल्ट है इसके। 58% इसके नेट इंटरेस्ट इनकम में बढ़त देखने के लिए मिल सकती है, वहीं प्रॉफिट में करीब 22.8% की ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है। सर, क्या करना चाहिए इस काउंटर पर? देखिए, थोड़ा सा भी करेक्शन और देखने को मिलेगा और जो आपने बात कही कि जो लाइसेंस वाली बात है वो थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो एक निगेटिविटी क्रिएट करती हुई नजर आई, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं थी। लेकिन फिर भी फंडामेंटल नंबर्स यहाँ पर अच्छे हैं, बैंक की पकड़ अच्छी है और इसी वजह से 755 रुपए का हाई बनता हुआ नजर आया। अभी चल रहा है यहाँ पर 695, तो थोड़ा करेक्शन फेज में है। करेक्शन आ सकता है 650 से 660 के लेवल के आसपास। तो उन लेवल्स पर अगर आता है तो वापस जब रिजल्ट इसका अनाउंसमेंट होगा और 650 का लेवल चल रहा हो तो बाय करना है। लेकिन अगर रिजल्ट अनाउंसमेंट हो रहा हो 700 चल रहा हो तो बाय मत करिएगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं होगा। तो इस टाइप की स्ट्रैटेजी को मोमेंटरी स्ट्रैटेजी बनाकर रखिए और रिजल्ट का भी फायदा उठाइए और स्टॉक के ट्रेंड का भी फायदा उठाइए। बिल्कुल, तो ट्रेंड का भी फायदा उठाना और रिजल्ट्स का भी, तो ये दोनों ही बातें रवि सर ने हमें बता दी हैं। नेक्स्ट काउंटर सर, बाजार का सबसे बड़ा दिग्गज, बैंकिंग का सबसे बड़ा दिग्गज एचडीएफसी बैंक। यहाँ पर प्राइवेट स्पेस में देखें तो बैंक निफ्टी घुमाने की क्षमता तो ये सबसे बड़ी रखता है। 8.9% की ग्रोथ एनआईआई में और प्रॉफिट करीब 2.4% ही बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 19 अक्टूबर को रिजल्ट है सर, कैसे ट्रेड करना चाहिए इस काउंटर को नतीजों से पहले? देखिए विवेक जी, इस स्टॉक की मैं अगर बात करता हूं ना तो मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक ने बड़ा तंग किया लोगों को। जब तक लोग इसको लेकर बैठे रहे तब तक इसने कोई रिटर्न नहीं दी। इनफैक्ट ईयर ऑन ईयर रिटर्न देखते हैं तो सबसे अंडर परफॉर्मेंस बैंक में आता है। जो अभी हमने 2 कंपैरिजन किए उसके कंपैरिजन में भी 1 साल में आई है 7% के रिटर्न, 3 साल में आई है सिर्फ 1% के रिटर्न। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो यहाँ पर आपको जरूरत है कि आप इस पे बहुत लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाकर मत चलिए। हो सकता है आपको दिग्गज कहते हो, बहुत लॉन्ग टर्म बनाकर चलिए। देखिए, ट्रेंड ही आपका फ्रेंड है, प्रॉफिट ही मेरा सबसे बड़ा फ्रेंड है। तो फिर प्रॉफिट लेने की क्षमता रखिए। जब भी 1800 के भाव दिखे काटने में संकोच मत करिए और जब भी 1600 के आसपास या 1580 के आसपास आए तो बाय करने में भी संकोच मत करिए। अगर आप स्टॉक मार्केट पे
लाइव रहते हैं, जुड़े रहते हैं, तो ये स्ट्रैटेजी और ये रेट की स्ट्रैटेजी यहाँ पर रखिए। फिलहाल रिजल्ट में थोड़े करेक्शन के संकेत हैं। करेक्शन कितना आएगा वो बता दिया आपको, 1580 तक आ सकता है, उन लेवल्स पर आता है तो वापस से विवेक जी को पकड़ना है, न्यूज़ अपडेट लेना है, रिजल्ट का इम्पैक्ट समझना है और फिर चढ़ जाना है प्रॉफिट के लिए। बिल्कुल। तो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक में क्या करना है सर ने पूरा डिटेल में आपको समझा दिया है। नेक्स्ट काउंटर सर कोटक बैंक जिसके नतीजे 19 अक्टूबर को ही देखने के लिए मिलेंगे और 10.4% की ग्रोथ कंपनी के एनआईआई में देखने के लिए मिलेगी। वहीं इतनी ही ग्रोथ कंपनी के प्रॉफिट में भी देखने के लिए मिलेगी। सर कैसे ट्रेड करना चाहिए कोटक बैंक को? देखिए, मैं चर्चा कर ही रहा था बड़े बैंकों की, अभी आईसीआईसी बचा हुआ है इसलिए मैं थोड़ा रुका हुआ हूँ, लेकिन ये भी कुछ एचडीएफसी से कम नहीं है। जैसा एचडीएफसी का बिहेवियर था, एचडीएफसी ने हमें साल में 7% रिटर्न दिया, कोटक बैंक ने और सरप्राइज किया, वो 6% भी नहीं क्रॉस कर पाया, 3 साल में नेगेटिव 5% का रिटर्न दिया। क्यों? क्योंकि आप सही जगह पे अगर आप एंट्री करेंगे तो आपको यही 20-30% का प्रॉफिट भी दिखाएगा। जैसे कि साल भर इंतजार करने की जरूरत ही नहीं थी, एक वीक में स्टॉक जो है वो 4% करीब बढ़ गया, 3.5%। तो आपको सही समय पे एंट्री करनी है और उसके लिए मनी 9 को फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि यहीं पर आप सही एंट्री कर पाएंगे। अब आते हैं स्टॉक के फंडामेंटल को समझते हैं। देखिए, स्टॉक में फंडामेंटली बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर बन रहा है और जिस हिसाब से कंपनी परफॉर्म कर रही है, कोटक बैंक अपनी ग्रोथ को, स्ट्रक्चर को आगे बढ़ा रहा है, उसके हिसाब से लॉन्ग टर्म पर बैंक की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पर आपको बने रहना है, एग्जिट नहीं करना है। दूसरा, एवरेज करना है या बाय करना है, फ्रेश बाय करना है। 1800-1780 ये लेवल आपके लिए बेस्ट बाय लेवल है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर होगा, इससे ज़्यादा करेक्शन आने के संकेत नहीं है, तो इन लेवल्स का ध्यान रखते हुए बाय करके चलते रहिएगा। और जो दिग्गज स्टॉक का कंपैरिजन है उसका रिजल्ट समरी लास्ट में जरूर बताऊंगा। बिल्कुल। और हम समरी जानना भी चाहेंगे सर, क्योंकि आपने शुरुआत में ही समरी की बात कर दी थी कि मेरे दिमाग में कुछ स्ट्रेटजी चल रही है, वो स्ट्रेटजी तो दर्शकों को समझना बहुत ज़रूरी होगा। आप आईसीआईसीआई बैंक की ओर बात कर रहे थे सर, अगर हम देखें तो इसके भी नतीजे होंगे 26 अक्टूबर को। 8.9%, 6.3% की ग्रोथ और साथ ही आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सर, इसको आप काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं। 22.6% की ग्रोथ इसके एनआईआई में और करीब 24.2% की ग्रोथ डी ग्रोथ पैट में देखने के लिए मिलेगी। दोनों के रिजल्ट 26 अक्टूबर को हैं। सर कैसे ट्रेड करें? देखिए, दोनों बैंकों की सिचुएशन अलग है। पहले आईसीआईसीआई बैंक की बात करते हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने थोड़ा यहाँ पर उल्टा परफॉर्म किया है। उल्टा का मतलब है कि एचडीएफसी, कोटक और एक्सिस और एयू स्मॉल, इन जो अभी कंपैरिजन हमने किया, इनको पीछे छोड़ा। एक साल में 28% और 3 महीने में सिर्फ 0.5% नेगेटिव रहा है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा जाए तो फिलहाल कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। जब कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है तो थोड़ा वेट करते, बाय के फ्रेश लेवल नहीं रखते, करेक्शन आने देते 1100-1120 के आसपास तक का। रिजल्ट के बाद थोड़ा सा करेक्शन आएगा। ऐसा नहीं कि रिजल्ट बहुत अच्छे हैं तो जो सेंटीमेंट डेवलप हुआ है वो यहाँ पर ओवर आउट हो चुका है, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी यहाँ पर रखिए और लोअर लेवल पे बाय करने की कोशिश करिए। फिलहाल आईसीआईसीआई बैंक को अगर थोड़ा अवॉइड रखते हैं पोर्टफोलियो में, अगर प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं कर लीजिए, आएगा नीचे फिर ले लेंगे। सर आप 3 दिग्गज बैंकों में कुछ स्ट्रेटजी बता रहे थे, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस या एचडीएफसी, आपने इन 3 में से शायद कुछ शामिल किया था। सर बताएं वो स्ट्रेटजी क्या है? देखिए, सबसे पहले पेयर ट्रेड वालों के लिए, अगर आप पेयर ट्रेड करना चाहते हैं तो कोटक बैंक को प्लस कर लीजिए और आईसीआईसीआई बैंक को शॉर्ट कर लीजिए। पेन पेपर लेके नोट करिए, नहीं तो भूल जाएंगे जो फ्यूचर में ट्रेड करते हैं। आईसीआईसीआई बैंक शॉर्ट, कोटक बैंक प्लस। अब अगर यही आपको रेशियो बनाना है एचडीएफसी और आईसीआईसीआई के साथ में, तो क्या करना है? एचडीएफसी बाय, आईसीआईसीआई शॉर्ट, यानी ये दोनों केस में आईसीआईसीआई यहाँ पर शॉर्ट पे जा रहा है। अब आते हैं कि दिग्गज टॉप लिस्टिंग में किस पे जाते हैं। ये मान के चलिए टॉप में अगर आप दौड़ लगवाएंगे तो सबसे पहले कोटक जीतने वाला है, क्योंकि कोटक 2150 के टारगेट पहले यहाँ पर दिखा सकता है। दूसरे नंबर पर कौन आएगा? एचडीएफसी आएगा। तीसरे नंबर पर कुछ खास ना रिटर्न देते हुए आने वाले, और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये ज़्यादा लंबी बात नहीं है, सिर्फ 4 से 6 महीने के अंदर ये पूरा का पूरा ट्रेडिशन चेंज होता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल लॉन्ग टर्म के हिसाब से कोटक को प्लस करके रखिए। अब एक बैंक जो यहाँ पर थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करता है और थोड़ा पॉकेट फ्रेंडली है, रिस्क सबसे कम है, वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। 70, 72, 83 आता है, थक जाता है, 72 आता है, चढ़ना शुरू हो जाता है, बहुत वर्स्ट में जाएगा तो 70 के आसपास आके तो पूरी तरह से थक जाएगा। तो अगर आपको बड़ी पोजीशंस लेनी तो आईडीएफसी फर्स्ट को फोकस रखिए और इस
पे आप 1 साल का विजन रखिए। उन सब में तो 4 महीने का रखना है, 4 से 6 महीने, लेकिन इसमें 1 साल का रखिए। आगे आने वाले मल्टी बैगर स्टोरी में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक यहां पर लीड करता हुआ नजर आएगा। क्यों? मैं ये सारे फंडामेंटल और टेक्निकल की समरी बता रहा हूँ, थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप इस समय देखिएगा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की वेबसाइट पे जाइए और कोटक की वेबसाइट पे जाइए, दोनों में कंपैरिजन आपको खुद मिलेगा, मेरी मत सुनिए, वहां पर जाकर फॉलो करिए, देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बैंक किस अग्रेसिव तरीके से रिस्ट्रक्चरिंग कर रहा है, कॉर्पोरेट टाइअप्स कर रहा है, कॉर्पोरेट एक्विजिशन कर रहा है, उसका फायदा आईडीएफसी फर्स्ट को यहां पर मिलेगा। तो रैंकिंग करते हैं, पहले नंबर पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, सेकंड नंबर पर कोटक बैंक, तीसरे नंबर पर एचडीएफसी बैंक, चौथे नंबर पर आता है आईसीआईसीआई बैंक। तो स्ट्रैटेजी यही है, इसी रेशियो पे बाय और सेल करते रहिए। बिल्कुल, भले ही आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की प्रॉफिट में थोड़ी सी डी ग्रोथ दिख रही है, लेकिन उसका एक रीज़न भी है कि कंपनी की जो प्रोविजनिंग है वो अब बिल्कुल लास्ट लेग में आ चुकी है, यानी कि ये क्वार्टर तो थोड़ी सी हाई रह सकती है, उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर से कंपनी की प्रोविजनिंग कम होगी, उसकी वजह से प्रॉफिट जो होगा वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा क्यू ऑन क्यू वाई ओ वाई बेसिस। ये हम नहीं कह रहे, जो मोतीलाल ओसवाल की रिसर्च रिपोर्ट है वो कह रही है, तो यहाँ पर जो एस्टिमेट्स हैं हमने उन्हीं के लिए हैं। सब पीएसयू स्पेस में अगर देखें तो जो उनकी रिपोर्ट बोलती है कि प्राइवेट बैंकिंग से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स पीएसयू में देखने के लिए मिलेंगे। पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, एसबीआई, और पंजाब नेशनल बैंक उसमें लीड करेगा क्योंकि इसकी जो ग्रोथ है प्रॉफिट की वो 97% प्रॉफिट में ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी, जबकि जो इंटरेस्ट इनकम यानी कि जिसको हम ब्याज आय बोलते हैं वो करीब 10% की देखने के लिए मिलेगी। रिजल्ट डेट अभी इन तीनों ही बैंक्स की नहीं आई है, पीएनबी की भी, कैनरा की भी और एसबीआई की भी, और तीनों की ही ग्रोथ पॉजिटिव साइड पर देखने के लिए मिलेगी। सर कैसे ट्रेड करें पीएसयू को? देखिए, इसकी अगर मैं लिस्ट बनाता हूँ तो एक बहुत बढ़िया स्टॉक है जिसे आप शायद आपने अभी इसको कंसीडर नहीं किया क्योंकि बहुत बड़ी लिस्ट थी, लंबा प्रोग्राम हो जाता। बैंक ऑफ बड़ौदा जी, जो कि मुझे 230-35 के लेवल पे हमेशा अट्रैक्टिव देता है, और आप देखिए आज फिर 255-45 तक होके 45 पे खड़ा हुआ है। सोते जागते जब भी 235 देखिए मॉनिटर पे बाय कर लीजिए, 255 देखिए प्रॉफिट बुक कर लीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एसबीआई के कंपैरिजन में वही एकमात्र बैंक ऐसा खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। अब आ जाते हैं जो आपने पीएनबी और कैनरा की बात करी। देखिए क्या होता है, जब एक बार गाड़ी पे डेंट पड़ जाता है और जब एक पत्थर पे लकीर हो जाती है तो उस लकीर को मिटाने के लिए या तो उतनी बॉडी घिसनी पड़ती है या फिर उसको जो है वो नए तरीके से स्ट्रक्चर करना पड़ता है। पीएनबी की समस्या पूरी तरह से यही है। अभी जो यहाँ पर भले वो बहुत कोशिश कर रहे हैं बैंक को डेवलप करने की, लेकिन निगेटिविटी ट्रेंड से बाहर नहीं आ रहे। अब क्यों नहीं आ रहे? बहुत से लोगों को लगता होगा कि 100 रुपए का बैंक खरीद लेते हैं, जैसे ही खरीदते हैं वो 135 हो जाता है और जब तक आप निकालने की सोचते हैं वो वापस 100 रुपए आ जाता है। तो ये आपने ट्रेंड बहुत अच्छे से देखा होगा पीएनबी पे। फिलहाल अभी के हिसाब से थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखिए। 90 रुपए पे रिस्क कम होता है, वहां पर आएगा तो बाय की राय बनेगी, लेकिन स्ट्रक्चर देखते हुए। और रही बात हायर लेवल्स की, 125-128 का दिखे तो रुकिएगा नहीं, स्टोरी मत सुनिएगा, निकल जाइएगा। फिलहाल पीएनबी को अवॉइड रखें। तीसरा जो आपने बैंक कैनरा बैंक की बात करी, देखिए कैनरा बैंक नो डाउट फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं, सेम पीएनबी के बराबर ही चल रहा है, 104-105 पे थोड़ा सा यहाँ पे रुकने की ज़रूरत है। एक 95 के आसपास अगर मिलता है तो बहुत अच्छा लेवल है, वापस से आपको ये भी 120-125 के रेंज दिखाएगा। तो पीएनबी और कैनरा बैंक दोनों साथ साथ ही चलते हुए नजर आएंगे। एक बिजनेस में बड़ा है, एक न्यूज़ में बड़ा है, तो यही फर्क है। लेकिन फिलहाल स्टॉक पे सेल नहीं करना, यानी कि निगेटिव ट्रेंड के लिए नहीं जाना। बिल्कुल, तो सरकारी बैंकों पर भी स्ट्रैटेजी साफ है, प्राइवेट बैंक्स पर भी हमने अमूमन जो बैंक्स के नतीजे आ रहे हैं उनको शामिल किया। लिस्ट काफ़ी लंबी है, इसलिए धीरे धीरे करके जैसे जैसे रिजल्ट्स आते जाएंगे उनको कवर करते हुए चलेंगे हम। लेकिन कुछ दर्शकों के सवाल भी कवर करते हुए चलते हैं। सर काफ़ी देर हो गई, हमारे दर्शक काफ़ी देर से वेट भी कर रहे हैं आपका। सृष्टि कुंभकार जी का सवाल है सीजी पावर पर। सर इन्होंने 736 के लिए हुए हैं, इनके इमीडिएट टारगेट्स क्या होंगे सर? कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, बढ़िया है, कंटिन्यू रखिए, 950 आने दीजिए, फिर सोचते हैं। नीचे में 850 के नीचे जब तक क्लोज नहीं करता तब तक तो आप बल्ले बल्ले करते रहिए। बिल्कुल। एक हमारे दर्शक हैं चैतन्य कुमार जी बिहार से, ये पूछ रहे हैं कि सर इनके पास एस्टर डीएम के कुछ 300 शेयर पड़े हुए हैं 520 के भाव के, अब क्या करना चाहिए? देखिए एस्टर डीएम हेल्थ केयर
जो अभी चल रहा है वो तो काफ़ी कंसोलिडेशन जोन में, जब तक 430 के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक बहुत बड़ा अप ट्रेंड नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप बने रहिए, अभी चूंकि साइडवेज सा ट्रेंड है, बहुत ज़्यादा कुछ उछल पुछल नहीं देखने को मिल रही। या तो 400 के नीचे क्लोज करे तो एग्जिट करे, या 430 के ऊपर निकले तो फिर बढ़ेगा। तब तक अभी आपको साइडवेज जोन में रहेगा, पेशेंस बनाकर रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी बिल्कुल। साथ ही कुछ हमारे दर्शक हैं जो सवाल पूछ रहे हैं। एक हैं दीपक शर्मा जी, वो पूछ रहे हैं सिक्वेंट साइंटिफिक के इनके पास कुछ शेयर हैं सर 199 के भाव के, क्या करना चाहिए इनको? देखिए फिलहाल तो ऐसे थोड़े से स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक्स लीजिए, इस तरीके के स्टॉक्स अभी थोड़ा सा अवॉइड रखिए, एग्जिट होने की राय है। जी। विमल जैन जी बोल रहे हैं कि गुड मॉर्निंग विवेक जी, आपकी मेहरबानी से हमारा पोर्टफोलियो ग्रीन है, दूसरे जो सवाल पूछते हैं उसमें मुझे भी जवाब मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। मुझे पता नहीं कि किस तरह से आपकी हेल्प हुई है, लेकिन आप उम्मीद करता हूं कि मनी 9 को देखते हुए आपको काफ़ी प्रॉफिट मिला होगा और आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में, इसके लिए बहुत अच्छी बात है, खुशी होती है। एक हमारे दर्शक हैं टॉकीर अंसारी जी, ये पूछ रहे हैं कि इंडस टावर में सर 400 के रेट के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, अब क्या करना चाहिए इनको? 400 के रेट के इंडस टावर आपने लिया है और इस समय चल रहा है 380, फिलहाल 350 के स्टॉप लॉस से बने रहिए, लेकिन फिलहाल 450 आता है तो एग्जिट भी करिए। जी। सतीश चौधरी जी का सवाल है, पीपीएसएल के इन्होंने कुछ 6000 शेयर लिए हुए हैं सर 34.50 रुपये के रेट के, क्या करें? अरे सर कचड़ा क्यों खरीदते हो, क्या चाहते हो सेकंड हैंड कपड़े पहनोगे आप जो मिलते हैं रेडियो पे? तो ऐसे स्टॉक मत लीजिए जिस पे कोई खास फंडामेंटल दम नहीं है, फिलहाल एग्जिट कर लीजिए, नहीं तो ये 32 रुपये जो मिल रहा है ये आपको 15 रुपये 20 रुपये मिलेगा, कोई फ़ायदा नहीं है, एग्जिट कर लीजिए। जी। अब्दुल कयाम जी का सवाल है एनबीसीसी पर सर 450 शेयर हैं इनके पास 122 रुपये के, 122 रुपये 50 पैसे के प्राइस के, क्या करें सर, होल्ड करें या फिर एग्जिट कर लें? 112 के नीचे जाता है तो ही रिस्क है, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है एनबीसीसी ऐसा स्टॉक नहीं जिसे आप काटिए, लोअर लेवल पे एक्यूमुलेट करके ऊपर लेवल पे एग्जिट करने की भी कोशिश किया करिए। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें आपको थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली चलना पड़ता है, उनमें ये स्टॉक आता है, तो फिलहाल होल्ड करके रखिए। जी बिल्कुल। तो स्टॉक एक्सरे में हमने काफ़ी कुछ बैंकिंग सेक्टर के काउंटर लिए, कुछ एक दर्शकों की भी बातें की, लेकिन बढ़ते अब अपने खास सेगमेंट की तरफ। रवि सर से एक स्पेशल रिक्वेस्ट करके उनको थोड़ा समय एक्सटेंशन लिया, तो अब बात करते हैं हमारे खास सेगमेंट छोटे शेयर ऊंची छलांग का। छोटे शेयर ऊंची छलांग, दर्शक काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं और उनके शेयर छलांग लगाएंगे या नहीं, इन सभी मुद्दों पर बात होगी। रवि सर, सुनीता चौधरी जी का सवाल है, इन्होंने आरवीएनएल के कुछ शेयर लिए हुए हैं सर, 1800 शेयर हैं इनके पास 19.54 रुपये के। वाओ। इरकॉन सर 1700 शेयर लिए हुए हैं इन्होंने 44.23 रुपये के, और IRFC लिए हुए हैं इन्होंने 3023.30 रुपये के। सर सुनीता मैम, मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं कि स्टूडियो में आप आएँ, क्योंकि आपने कल भी ऐसा ही सवाल पूछा था कि आपने शायद सुजलॉन और SJVN कुछ इस तरह के आपके कुछ शेयर्स थे, लॉयड इंजीनियरिंग का था, कुछ मुझे ध्यान आ रहा है, जो आपने बहुत ही 1-1, 2-2 रुपये पर सर इन्होंने शेयर लिए हुए हैं, और ये शायद कोविड टाइम से ही इन्वेस्टेड है। ये तो मल्टी बैगर रिटर्न सर, ये तो बड़े बड़े फंड मैनेजर्स को हरा रही है मैम, तो इनका सवाल लेना भी जरूरी है। सर क्या करें इन तीनों काउंटर्स पर? देखिए मल्टी बैगर स्टोरी कैसे बनती है, वो ये एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मैडम, और आप इस समय जो पूरे रेलवे काउंटर पे ही आपको व्यू दे देता हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके माध्यम से बहुत से लोग रेलवे काउंटर पे फंसे होंगे। देखिए क्या है कि पीरियड कितना है, वो वर्स पीरियड कितना चलेगा, वो कहीं ना कहीं से अब थोड़ा सा रुकता हुआ सा नज़र आ रहा है, और इसीलिए मैंने थोड़ी स्टडीज़ भी यहाँ पर ज़्यादा फोकस करी, क्योंकि रेलवे पे अब आरवीएनएल की बात करें तो 600 भी था और आज 476 रुपये चल रहा है, तो बहुत से लोग फंसे भी हैं, बहुत से लोगों ने प्रॉफिट सही टाइम पे नहीं बुक किया। देखिए लालच एक अलग सीमा है, लेकिन हमेशा 100 रुपये इन्वेस्ट करिए, जब भी 100 रुपये इन्वेस्ट करिए, और जब भी रेट ऊपर आ जाते हैं, अच्छा प्रॉफिट मिल रहा हो तो 30% मुनाफा जरूर, यानी कि 100 रुपये इन्वेस्ट किया था, 30 रुपये बाहर निकाल लिया, फिर मार्केट पे अगर कोई अपॉर्चुनिटी दिखी या स्टॉक बहुत करेक्ट हो गया तो दोबारा एंट्री करने का मौका रखिए, लॉन्ग टर्म गाड़ी को चलने दीजिए। फिलहाल अभी आरवीएनएल की बात करें तो देखिए अभी आरवीएनएल 450,
560 के आसपास कंसोलिडेट करता रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू है तो वापस से 650 का ट्रेंड दिखाएगा। IRFC 145 140 ये लेवल पर वापस से बाय बनता है, रिस्क यहाँ पर काफ़ी कम है, अपसाइड टारगेट पे 200 रुपये जाता हुआ फिर नजर आएगा। तीसरा स्टॉक एरिकॉन की बात करी, देखिए एरिकॉन तो चली 220 पे रहा है, ऑलरेडी जो पे 280 वाला था वो गिर करके 220 पे आ चुका है और फंडामेंटल पे बहुत बड़ा कुछ खास अब चेंज नहीं आया है, तो मुझे लगता है कि 200 के नीचे लेवल्स जा पाना थोड़ा मुश्किल है। और ये लेवल ऐसे नहीं जहाँ पर आप स्टॉक को एग्जिट करके बाहर निकल जाइए, क्योंकि कंपनी है, ग्रोथ है, PSUs है, तो ये सारे फैक्टर को देखते हुए मुझे लगता है कि आपको बने रहना चाहिए। 280 की सवारी के लिए उन लेवल्स पर आता है तो वापस से एक बार को रीस्ट्रक्चरिंग कर लेंगे, पोर्टफोलियो में कुछ अगर चेंज करना हुआ, नहीं तो सुनीता जी की तरह होल्ड करिए, फिर कुछ साल बाद हम भी सरप्राइज होंगे, आप भी सरप्राइज होंगे रिटर्न के बेसिस पे। बिल्कुल। तो मैम आपके थ्रू हमने रेलवे काउंटर्स को ही काफ़ी हद तक कवर कर लिया है। अक्षय गुप्ता जी का सवाल है सर, टाटा मोटर्स पे क्या कर रहे हैं? देखिए टाटा मोटर्स पे एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा सा प्रॉफिट लेने की क्षमता रखिए, एक बार 850 आने दीजिए, बार बार पहले भी बताया है मैंने, तो यहाँ पर जो अभी सेंटीमेंट है उसमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, 850 के लेवल आ सकते हैं, चॉइस आपकी है। अगर आपने पहले खरीदा है बुक कर लीजिए, गिरावट का ट्रेंड तो यहाँ पर बन रहा है, बढ़त के संकेत काफ़ी कम है। जी, हमारे एक दर्शक हैं वो बोल रहे हैं, विवेक जी, रवि जी, यू आर डैशिंग स्टार्स ऑफ दिस मार्केट। सर जी, जेके लक्ष्मी सीमेंट 890 पर लिए हुए इन्होंने, व्यू 6 मंथ्स है, कब मेरे लेवल पर आएगा, प्लीज़ हेल्प। जेके लक्ष्मी बता रहे? जी सर, जेके लक्ष्मी सीमेंट। देखिए किस लेवल पर लिया है, मैं सॉरी मिस कर गया। 890 सर। 890। देखिए अच्छा स्टॉक लीजिए, कहाँ जेके लक्ष्मी में लेके बैठे हुए हैं, चेंज ही कर लीजिए, ज़्यादा है तो इसकी जगह पे जेके ही अच्छा लग रहा था तो जेके टायर कर लेते, सीमेंट क्यों किया, और सीमेंट करना था तो फिर आपको अंबुजा सीमेंट अपने अदानी ब्रदर्स पे यहाँ पर जो है वो फाइट लगानी चाहिए थी। फिलहाल स्विच कर लीजिए यहाँ पर अंबुजा सीमेंट पे। सियाराम मीना जी का सवाल है, उषा मार्टिन के सर इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं 396 रुपए के, एग्जिट करें या होल्ड करें? कितने पे लिया है इन्होंने? 396 सर। बिल्कुल प्रॉफिट बुक करना चाहिए, अगर नहीं करते हैं तो 410 का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए और चलने दीजिए, 475 के पास करिएगा, लेकिन मैं आपकी जगह होता तो 70% प्रॉफिट काट लेता। जी, एक हमारे दर्शक हैं नीरज उपाध्याय जी, ये पूछ रहे हैं LIC हाउसिंग के सर इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं 636 के भाव से, क्या करना चाहिए इनको? देखिए आपको विवेक जी मैं बताऊं तो जब LIC का IPO आया था और उस टाइम पे जब सब लोगों को LIC से प्यार बढ़ा था तो मैंने कहा था कि LIC हाउसिंग ले लो। उस समय LIC हाउसिंग चल रहा था 300 रुपये का। अब आप समझिएगा ये स्टोरी क्या है। स्टोरी ये है कि LIC तो वहाँ से कुछ नहीं चला, लेकिन ये स्टॉक एक तरीके से देखा जाए तो डबल के पास पहुँच चुका है। बिल्कुल। तो सर प्रॉफिट बुक करते रहा करो, थोड़ा प्रॉफिट बुक करना अच्छी बात है, प्यार रखो LIC से, लेकिन प्रॉफिट से ज़्यादा। जी, मोना बत्रा जी का सवाल है, बजाज ऑटो और अल्ट्राटेक सीमेंट सर किन लेवल्स पर इनको बाय कर सकते हैं? देखिए फिलहाल बजाज ऑटो तो अभी बाय करने लायक नहीं है जब तक कि 9,500 के लेवल नहीं आते। 3,000 पॉइंट के करेक्शन की बात कर रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर बजाज स्टोरी ओवर होती हुई नजर आ रही है, थोड़ा सा यहाँ पर रुकना चाहिए। दूसरा कौन सा स्टॉक था सर? इनका दूसरा सवाल था अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट। देखिए इस समय अगर सीमेंट सेक्टर में अगर जाते हैं तो फिलहाल थोड़ा सा आप भी जान रहे हैं कि इस समय मौसम क्या चल रहा है, माहौल क्या चल रहा है, थोड़ी सीमेंट की डिमांड कम है, लेकिन आगे निकल कर देखने को मिल सकती, तो बने रहिए, वापस से 12,300 12,500 के लेवल आएंगे। एक हमारे दर्शक हैं रियाजत अली जी, ये सऊदी अरब से पूछ रहे हैं सवाल। थैंक यू सर। इनका सवाल है, आई हैव 100 शेयर ऑफ श्नाइडर इलेक्ट्रिक, 823 रुपये के लिए हुए इन्होंने सर, और साला सर टेक्नो लिए हुए इन्होंने 1000 शेयर 19 रुपये 84 पैसे के। 6 मंथ्स का व्यू है, क्या करना चाहिए? देखिए दोनों ही स्टॉक अभी अच्छे हैं, फिलहाल होल्ड करके रखिए, लेकिन साला सार में ध्यान रखिएगा कि जब भी एक बार को 25-26 रुपये आता है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बाकी होल्ड करके रखिए, थोड़ा लंबा चलने दीजिए, लेकिन दोबारा इन कचड़े स्टॉक्स में कूदने की कोशिश मत करिएगा। बिल्कुल। कुछ और स्मॉल जो बैंक्स हैं सर, इनके नतीजे भी अगले एक हफ्ते में आने वाले हैं। जो नेक्स्ट वीक रहेगा उसमें महाराष्ट्र बैंक, सेंट्रल बैंक, साउथ बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, अगले 10 से 15 दिन में इनके नतीजे देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट वीक काफ़ी इनमें से बैंक्स के नतीजे हैं सर। क्या लग रहा है महाराष्ट्र बैंक, जल्दी से मैं पूछता चलता हूँ एक एक बैंक पर, महाराष्ट्र बैंक क्या करें सर? देखिए फिलहाल तो
मैं आपको एक के बजाय मैं ज़्यादा पे स्टोरी कर दे तो बता देता हूँ। उसका बिल्कुल रीज़न सर। है क्योंकि मुझे पता है विवेक भाई आप छोड़ोगे नहीं कोई भी स्टॉक बैंकिंग काउंटर ही रह गया। तो देखिए इस समय आपको कुछ बैंक्स बताता हूँ, छोटे बैंक बताता हूँ। पहले प्राइस से ही कंपैरिजन करते हैं। छोटे बैंक का मतलब है, मैं बात कर लेता हूँ, नोट कर लीजिए सब लोग पेन पेपर लेके। सेंट्रल बैंक, पीएसबी, यूको बैंक। सेंट्रल बैंक चल रहा है 56 रुपये, पीएसबी चल रहा है 52 रुपये, यूको बैंक चल रहा है 45 रुपये, आईएनडी बैंक चल रहा है 44 रुपये, उज्जीवन फाइनेंस चल रहा है 40 रुपये, धन लक्ष्मी बैंक 35 रुपये, साउथ इंडियन 23 रुपये, और यस बैंक को भी ले ही लेते हैं, 20-21 रुपये चल रहा है। सर ये सब ना यहीं पर अभी खड़े रहेंगे आने वाले 6 महीने 3 महीने तक, ना तो गिरेंगे और ना बहुत बढ़ेंगे। लेकिन आपका पैसा मार्केट में जो अभी ये जो रिस्क खड़ा है ना, उससे ओवर होता हुआ नजर आएगा। तो बहुत ज्यादा यहाँ करेक्शन के संकेत नहीं है। यस बैंक 17 रुपए के आसपास तक आ सकता है, लेकिन उन लेवल्स पर वापस एंट्री के संकेत बनेंगे। जहाँ तक बात आपने कही थी महाराष्ट्र बैंक की, देखिए महाराष्ट्र बैंक भी उसी तरीके से यहाँ पर बिहेव कर रहा है। बहुत ज़्यादा कुछ अग्रेसिव अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। तो अगर अगले 2-3 हफ्ते के लिए देखते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक रेंज में रहेगा, बहुत ज़्यादा कुछ उतार या चढ़ाव नहीं आएगा। तो 1 मिनट पोर्टफोलियो से उसको टिक करके भूल जाइए, थोड़े दिन बाद देखते हैं, लगभग 3 वीक के बाद। बिल्कुल सर। लेकिन सर बाकी बैंक, साउथ बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, मैंने इन सभी बैंकों को बताया जिनके मैंने नाम लिए थे, ये सभी अभी साइडवेज जोन में रहेंगे। कुछ बहुत ज़्यादा अप ट्रेंड नहीं है, इसीलिए मैंने कहा चाहे आप पीएसबी पे हो या फिर आप यूको बैंक हो, आईएनडी बैंक हो, धनलक्ष्मी बैंक हो, साउथ इंडियन बैंक हो, ये सब अपने बॉटम पे चल रहे हैं। बढ़ने का भी नहीं है, घटने का भी नहीं है। 3 हफ्ते तक के बाद रिव्यू करने की ज़रूरत है, जब कुछ लेवल्स यहाँ पर मूव होते हुए नजर आएंगे। तो अभी उसको पकने का मौका दीजिए। फल खरीद के लाते हैं, पकने में टाइम लगता है, कई बार ऐसा होता है कच्चे ही तोड़ के ला देते हैं। तो ये वही स्टॉक्स है जो कि इस समय कंसोलिडेशन यानी नो ट्रेड जोन में चल रहे हैं। तो वेट एंड वॉच। बिल्कुल, तो वेट एंड वॉच करना है। दीप कोटक जी का सवाल है सर, एल&टी फाइनेंस और सफायर फूड्स पर बाय कर सकते हैं क्या? देखिए फिलहाल तो एल&टी फाइनेंस क्यों बाय करेंगे सर, अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं। यहाँ पर बाय का जम नहीं रहा है। और दूसरा आपने बताया फूड पे अगर जाते हैं, ना दोनों ही स्टॉक्स अभी अच्छे नहीं लग रहे हैं, अवॉइड रखिए। बिल्कुल। राजेश सिंह नेगी जी का सवाल है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर सर, 346 के रेट के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं और रेलटेल के कुछ शेयर लिए हुए हैं, क्या करें? देखिए जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की जगह मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप फोकस कर रहे हो तो आपने ले रखा है, सॉरी आपने ले रखा है तो बिल्कुल होल्ड करके रखिए। 350 और 75 तक के टारगेट जाएंगे। लेकिन जब हमने आईआरबी इंफ्रा और जीएमआर की नाम ले ही लिए तो इनको भी फ्रेश अगर आपको बाय करना है तो थोड़ा ले लीजिए। बड़े अच्छे लेवल्स पर चल रहे हैं, रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर अच्छा है। और लेकिन फिर से बोलता हूँ 3 वीक नहीं बोल रहा हूँ, 3 महीने, यानी कि कौन सा महीना चल रहा है, ये चल रहा है अक्टूबर। तो आपको दिसंबर तक के लिए दिवाली के पटाखे खरीदने के पैसे चाहिए, तो इस पे बने रहिए। बिल्कुल। देवेंद्र सिंह जी का सवाल है टेक्स मैको रेल पर सर, कुछ शेयर लिए हुए इन्होंने 242 के, लॉन्ग टर्म पर व्यू जानना चाहते हैं। देखिए वैसे तो मैंने रेल को सारा ही कवर कर लिया था, लेकिन शायद मेरे ख्याल से टेक्स रेल और टेक्स इंफ्रा ये 2 छोड़ दिए थे, तो इन पे भी ले लेते हैं। देखिए टेक्स रेल की बात कर लेता हूँ, 193 चल रहा है, 180 के नीचे नहीं है, 230 रुपये 35 रुपये वापस आ जाएगा। एवरेज करने का मौका है 190 और 185 के पास एवरेज कर लीजिए। टेक्स इंफ्रा की बात कर ले, 116 रुपये चल रहा है। यार 100 रुपये तो ऐसे ही आप वेस्ट कर देते हो। कई बार आप कुछ ना कुछ उल्टी सीधी चीज़ें खा जाते हो। स्टॉक खा जाओ, वापस 140-45 मिल जाएगा तो आपको प्रॉफिट अच्छा आएगा। रिस्क कम है, 100 के स्टॉप लॉस से होल्ड करिए, बाय करिए फ्रेश में। जी, दर्शकों के लास्ट सवाल में लेते हैं। चंद्र जी का सवाल है, लंदन से पूछ रहे हैं, काफ़ी रेगुलर व्यूअर हैं हमारे। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट इनको 12% प्रॉफिट दे रहा है सर, और अपसाइड बाकी है या प्रॉफिट बुक कर लें, ये पूछ रहे हैं। देखिए अगर आप प्रॉफिट नहीं बुक करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलहाल मैं आपकी जगह होता तो 60% यहाँ पर एक बार प्रॉफिट ज़रूर बुक कर लेता और वापस इस पे चढ़ता जब 120 की सवारी आती। और मैक्सिमम कितना जा सकता है, 155 पे वैसे भी थोड़ा थक जाएगा। तो एक बार को प्रॉफिट बुक करना है, 70% जरूर बुक कर लीजिए, थोड़ा स्टॉक पड़ा रहने दीजिए, जिससे कि नज़र बनी रहेगी, दोबारा एंट्री करने के लिए भी याद रहेगा। बिल्कुल। तो ये तो कुछ दर्शकों के सवाल लिए हैं, लेकिन अब सवाल उठता है कि नेक्स्ट वीक की स्ट्रैटेजी किस तरह से बनानी चाहिए। क्या कुछ इवेंट्स हैं, क्या कुछ घटनाएं होंगी जो नेक्स्ट वीक को प्रभावित करेंगी। तो बढ़ते हैं हमारी जो
नेक्स्ट थीम है उसकी तरफ, क्योंकि की इवेंट्स क्या होंगे नेक्स्ट वीक के, तो उसमें तीन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं इवेंट्स में अगर देखें तो 12 अक्टूबर यानी कि कल चाइना में उनके फाइनेंस मिनिस्टर एक प्रेस मीटिंग करने जा रहे हैं जिसमें कि स्टिमुलस की बात होगी। और जब भी चाइना में स्टिमुलस की बात होती है, इंडियन मेटल कंपनीज परवान चढ़नी शुरू हो जाती हैं। आज हम देख भी रहे हैं कि इंडियन मेटल कंपनीज में अच्छी स्ट्रेंथ है। अब ये देखना होगा कि वो कितना बड़ा पैकेज देते हैं या नहीं भी देते हैं, इस पर भी संशय है। दूसरा, 13 अक्टूबर को ईरान इजराइल अपडेट, क्योंकि वीकेंड मतलब संडे को लोग पूरे सीरियस होकर देखेंगे कि ईरान इजराइल में हुआ क्या, क्योंकि उसी के हिसाब से उनकी मंडे की स्ट्रेटेजी डिसाइड होगी। और 14 अक्टूबर को इंडिया में WPI इन्फ्लेशन डेटा होगा। रवि सर, इन तीन में से कौन सा ऐसा पर्टिकुलर इवेंट है जो आप ट्रैक करना चाहेंगे और जिसके बेसिस पर आप चाहेंगे कि मंडे को मार्केट उस तरह से प्ले करेगा? विवेक भाई, अच्छे मज़े लेते हो आप भी, इसलिए क्योंकि देखो ये तीनों इवेंट को ऐसा छोड़ा नहीं जा सकता। ये तो वही बात है कि एक दवा नहीं खाओगे तो दूसरे में ट्रिगर हो जाएगा, दूसरी नहीं खाओगे तो तीसरा ट्रिगर हो जाएगा, इसलिए आपको ट्रैक तो तीनों पे करना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि मार्केट में गिरावट के संकेत थोड़े कम होते हुए नजर आएंगे। पहला जो चाइना का है वो जरूर बिल्कुल सही आपने कहा, और इसीलिए आज मेटल जो है ना एकदम चमकने की कगार पे बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मेटल काउंटर पे बुलिश रहिए, करेक्शन आता है तो डिप पे भी बाय करके चलिए, अगले वीक के लिए थोड़ा पॉजिटिव रहिए। चाहे सेल की बात करें, हिंडाल्को की बात करें, वेदांता की बात करें, और या फिर यहाँ पर आप टाटा स्टील की बात कर लीजिए, नेशनल एल्यूमिनियम, इनमें भी थोड़ा बुलिशनेस रहेगा। तो सौदे मत काटिए, चाहे तो यहाँ पर होल्ड करके रख सकते हैं, फ्रेश बाय नहीं करना, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर बहुत बेहतर नहीं है। तो जो एग्जिस्टिंग है उन्हीं को ध्यान देना, जो एग्जिस्टिंग नहीं उनको इग्नोर करें। दूसरा, ईरान और इजराइल अपडेट पे अगर जाते हैं तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस और एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनीज यहाँ पर फिर से इम्पैक्ट कर सकती है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार का जो इम्पैक्ट होगा वो थोड़ा पॉजिटिव शायद हो सकता है, क्योंकि काफ़ी प्रेशर यहाँ पर आ रहा है। तो और अब विंटर सीजन्स आ गए हैं तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस तो बढ़ेंगे, वो इम्पैक्ट रहेगा। तो इसको भी बिल्कुल नज़र बनाकर रखिए। लेकिन ये है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़ा कम होता हुआ सा नज़र आएगा, जिससे कि मार्केट पे जो बॉटमिंग आउट हो रहा है वो शायद यहाँ पर बनता हुआ नज़र आएगा। अब आ जाते हैं WPI इन्फ्लेशन पे। देखो भाई, मुझे नहीं पता सरकार क्या कह रही है, लेकिन मेरे इस स्टेटमेंट के बाद सरकार न चढ़ जाए मेरे ऊपर, लेकिन WPI में बहुत बड़ा कोई इम्पैक्ट नहीं आया। मार्केट जाके देखिए, बड़े बुरे हालात हैं, थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। RBI ने भी यहाँ पर स्टेप बहुत नहीं लिया, मार्केट इसीलिए पॉजिटिव नहीं हो पाया। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन के डेटा पे नज़र रखिए, अगर डेटा में कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे तो ज़रूर वोलेटिलिटी बढ़ेगी, और वोलेटिलिटी बढ़ने का मतलब है कि थोड़ा बुलिशनेस ही बढ़ना चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी संकेत यहाँ पर थोड़े दूसरे दिखाई दे रहे हैं। जी रवि सर, मैं अभी आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। जब मैंने आपका 12 बजे तक का टाइम लिया तो सर 11:46 पे नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल। सर कुछ एक जो नेक्स्ट वीक के रिजल्ट्स हैं उनकी भी मैं एक लिस्ट लेकर आया हूँ, जिसमें कि मैं ये जानना चाहता हूँ किन रिजल्ट्स पर बैट लगाई जा सकती है। 14 अक्टूबर को रिजल्ट्स होंगे रिलायंस SW सोलर के, एंजल वन और HCL टेक के। 15 अक्टूबर को होंगे SDFC लाइफ के भी और SDFC AMC के भी, PVR, KEI, महाराष्ट्र बैंक। साथ ही 16 अक्टूबर को होंगे बजाज ऑटो और हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल। 17 अक्टूबर को होंगे एक्सिस, सीएट, इन्फोसिस, सेंट्रल बैंक और हेवल्स के। साथ ही टेक महिंद्रा और विप्रो, यानी कि 3 IT कंपनीज के रिजल्ट 17 अक्टूबर को होंगे, टेक महिंद्रा, विप्रो और इन्फोसिस के। बाकी कुछ एक बैंक्स के भी होंगे। साथ ही 18 अक्टूबर को MRPL, तेजस और मेस्टेक। ये थोड़ा सा डल डे रहेगा इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स, क्योंकि उस दिन और ज़्यादा बड़े रिजल्ट्स नहीं हैं अभी तक, एज ऑफ नाउ जितनी रिजल्ट्स की डेट्स अनाउंस हुई हैं। 19 अक्टूबर यानी कि नेक्स्ट शनिवार को SDFC बैंक, कोटक और PCJ के रिजल्ट्स होंगे। सर इनमें से बहुत सारी लिस्ट है, लंबी लिस्ट है, अभी तो और भी लंबी है, हमने तो बहुत सारे काउंटर्स तो छोड़ ही दिए। सर कोई ऐसे काउंटर हैं जिन पर कि रिजल्ट से पहले कुछ दाव लगाना चाहिए? देखिए, मैं तो पहले आपकी जो टीम है उससे ये कहूँगा कि आप स्क्रीन पे वही रहने दीजिए जिससे लोग सुन सकेंगे और समझ सकेंगे। उसका रीज़न है क्योंकि इस समय मैं आपको जो बता रहा हूँ उसमें देखिए 3 डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहली डेट है 14, दूसरी डेट है 17 और तीसरी डेट है 19। सबसे पहले 14 पे आ जाते हैं। किस पे फोकस करना है, बहुत ज़्यादा इधर उधर उछल कूद मत करिए, रिलायंस पे फोकस रखिए। रिलायंस पे मैंने पहले भी स्टार्टिंग के प्रोग्राम में बताया था, यहाँ पर फोकस रखिए। अगर आप यहाँ पे
2800 की 50 की कॉल या 2900 की कॉल प्लस करना चाहते हैं तो आज प्लस करके जा सकते हैं, टाइम वैल्यू का बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं होगा। 14 तक वो आते आते मेच्योर हो जाएगा और रिस्क लगता है तो एट द मनी की कॉलर पुट दोनों प्लस करके जा सकते हैं। ये है ऑप्शन वालों के लिए स्ट्रैटेजी। लेकिन अगर आप बायर्स के हिसाब से देखते हैं तो मेरे को लगता है कि बिल्कुल बाय करके जाना चाहिए, रिजल्ट का इम्पैक्ट थोड़ा सा पॉजिटिव होगा। दूसरा एंजल वन या HCL टेक मैं भी इसलिए नहीं राय दे रहा क्योंकि HCL टेक पे इम्पैक्ट थोड़ा नेगेटिव आ सकता है, तो प्रॉफिट बुकिंग पहले कर लीजिए, तो रिजल्ट का क्या वेट करना है, यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। अब आ जाते हैं जो अगला है आपका 17 तारीख। 17 तारीख पे तीन कंपनियों पे फोकस रखिए। पहली कंपनी है सेंट्रल बैंक, दूसरी है हैवेल्स, तीसरी है टेक महिंद्रा, चौथी भी विप्रो ले लेते हैं। अब इनमें क्या करना है, सेंट्रल बैंक होल्ड रखना है, हैवेल्स फ्रेश बाय करना चाहते हैं, मौका है, अभी मंडे को करिएगा, आज नहीं करना है, मंडे को कर लेंगे, मंडे को मौका आपको मिलेगा। दूसरा टेक महिंद्रा की बात करें तो उस पर भी बुलिशनेस रहिएगा, लेकिन विप्रो को उछलने के बाद फेंकना मत भूलिएगा, फेंक दीजिएगा, मतलब निकलना मत भूलिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा जंप आपको नहीं देगा, रिस्क थोड़ा यहाँ पर बढ़ सकता है। अब आ जाते हैं, मैं 18 को मैं जरा फिर से एक बार फोकस करता हूँ जिसमें मुझे अच्छा लग रहा है, वो है MRPL। तो MRPL पे यहाँ पर फोकस रखिए, और सारे नहीं कवर कर सकते इसलिए थोड़े ही कवर करिए, थोड़े ही अपनी बास्केट पे रखिए। और अदर स्टॉक्स जो हैं जैसे कि आपके HDFC बैंक है, कोटक है, PCJ ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं, PCJ की बात कर लेते हैं। प्रॉफिट बुक करते रहिए, बेकार है स्टॉक, अभी मत लीजिए। बिल्कुल, तो नतीजों की स्ट्रेटजी साफ हो गई, इवेंट की स्ट्रेटजी साफ हो गई कि हमें करना क्या है और नतीजों पर क्या करना है और इवेंट्स को किस तरह से प्ले आउट करना है। रवि सर, बस लास्ट क्वेश्चन, अब ज़्यादा नहीं, कि आपकी रडार पर कौन से शेयर है? देखिए मुझे ऐसा लग रहा है लास्ट क्वेश्चन मेरा लैपटॉप भी कह रहा है क्योंकि उसकी बैटरी खत्म हो गई है तो अब लेकिन हाँ, बाय के लिए अगर जाते हैं, एक IT सेक्टर से मुझे अच्छा लग रहा है, वो है बिरला सॉफ्ट, जो मुझे यहाँ पर अच्छा लगा है। और एक और स्टॉक है जो मुझे यहाँ पर अच्छा लग रहा है, वो है NBFC सेक्टर से, जिसमें मैं NBFC सेक्टर को अगर देखता हूँ तो यूग्रो कैपिटल। नज़र रखिए, रिजल्ट पे नज़र रखिए, उसका अपडेट आया वो आप पढ़िए, मैं भी कोई यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ आपको एक स्टॉक्स के नाम बता रहा हूँ जिन पे आपको फोकस रखना चाहिए। और अगर आप फ्यूचर की तरफ ट्रेड कर रहे हैं जी, तो कुछ स्टॉक्स आप मेरे सामने आए हैं जिन्हें मैं जरूर कहूँगा। एक है एक्साइड इंडस्ट्री, जिस पे आप फोकस कर सकते हैं 550 के लक्ष्य के लिए। दूसरा यहाँ पर है सेल, चूंकि मैंने अभी आपने बात ही की थी, मैं भी कह रहा था टाटा स्टील या सेल, तो सेल पे 133 132 रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, 155 तक जा सकता है। और उसी के साथ में वेदांता 501 रुपए पे चल रहा है, 480 मिलता तो मैं बहुत चौड़े होके कहता ले लो ले लो ले लो, लेकिन 501 पे थोड़ा रुक रहा हूँ क्योंकि 530 पे प्रॉफिट बुक करना चाहूँगा, तो यहाँ पर फोकस कर सकते हैं। लेकिन जिनमें भी जाना है बाय साइड पे जाना है, अगर आप सेल साइड जानना चाहते हो तो मैं वही बताऊँ। सर अगर कुछ है तो ट्रेड बता दीजिए। देखिए सेल साइड के मेरे पास तो बहुत से ट्रेड है। पहला है UPL, जो कि करंट लेवल इस समय 590 के पास चल रहा है, यहाँ पर बेचना बनता है, वापस से 560 और 570 के टारगेट दिखाई देंगे। दूसरी तरफ अगर जाते हैं तो ग्रासिम यहाँ पर थोड़ा सा गिरता हुआ सा आ रहा है। ये जो मैं ट्रेड बता रहा हूँ ये फ्यूचर के ट्रेड बता रहा हूँ, इसलिए प्लीज ध्यान रखिए। 2720-30 रुपए के पास चल रहा है ग्रासिम, यहाँ पर सेल बनता है, 2500 के टारगेट बनते हैं और 2800 का स्टॉप लॉस यहाँ पर बनता है, तो यहाँ पे भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग। और एक स्टॉक जो आप लोग बहुत पसंद करते हो, चंबल फर्टिलाइजर, प्रॉफिट बुक कर लो या फ्रेश शॉर्ट कर लो, 480 रुपए के लेवल यहाँ पर आ जाएंगे और स्टॉप लॉस रिस्क रेशियो पे 1:3 का रख सकते हैं, यानी 5 रुपए के स्टॉप लॉस पे 10 रुपए मिलने के चांसेस हैं, तो ये ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन फ्यूचर का रिस्क आप जानते हो, इसलिए अगर आपकी बैलेंस शीट अच्छी है तो ही आप ट्रेड करो, नहीं तो कैश के बहुत से स्टॉक्स मैंने बताए, आप उन पर फोकस कर लीजिए। चलते चलते कुछ ऐसे स्टॉक्स की भी चर्चा कर लेते हैं जो टॉप 50 में आप लोग नहीं फोकस रखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से फोकस जरूर रखते हैं, और आजकल उनमें एक अच्छी खासी रैली चल रही है, तो चूंकि उसलिए फोकस भी मैं कर देता हूं। बिल्कुल। पहला है SCC, जो थोड़ा सा बाउंस बैक कर रहा है, 44 तक जा सकता है। और दूसरा है नैम इंडिया, जैसे कि आपने म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन देखें थोड़ा बढ़ रहा है, नैम इंडिया अभी 700 रुपए के आंकड़े को छू सकता है, यहाँ पर फोकस कर सकते हैं। और एक दो स्टॉक्स ऐसा दे देता हूं जो आप लोग टैग लाइन पे भी डाल सकते हैं जी, JP एसोसिएट, हालांकि मैं स्टॉक को रिकमेंड जल्दी नहीं करता, लेकिन अभी 10 रुपए की सवारी कर सकता है, तो आप लोग यहाँ पे भी एक बार को फोकस कर सकते हैं। और आइडिया की अगर बात कर दूं तो वो भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आइडिया तो आप मेरे कहने से कभी सेल करोगे नहीं, लेकिन बाय जरूर कर लोगे, तो फिर आइडिया अभी
वापस से 8 रुपये 50 पैसे का लक्ष्य आएगा, उन लेवल्स पर आता है तो फिर से देखेंगे चर्चा क्या करनी है, बाय करना है, सेल करना है, तो आपके थंब के लिए भी है। तो आइडिया और जेपी एसोसिएट में स्ट्रैटेजी क्या हो उसके ऊपर फोकस करते हुए फिलहाल ये मार्केट का स्ट्रक्चर है। सेफ ट्रेड करिए और यहाँ पर नवरात्रों को एंजॉय करिए, मार्केट खत्म हो तो पार्टी करिए। बिल्कुल, तो पार्टी सर ने बना दी है और पार्टी का मोड बन चुका है। नवरात्रि का आखिरी दिन सभी के लिए शुभ में हो और हम उम्मीद करते हैं कि एक शानदार वीक का, जिसमें कि हमने निचले स्तरों से रिकवरी देखी, उसका फायदा तो आपने उठाई। नेक्स्ट वीक भी आपका बढ़िया हो और बड़ी महीना भी बढ़िया हो। तो फिलहाल इस खास पेशकश को यहीं पर समाप्त करते हैं। रवि सर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीच बाजार को यहां पर रोकने का समय आ गया है। नमस्कार।